नमस्कार। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में आप सभी का स्वागत है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर राष्ट्रीय तीर्थ द्वारा संचालित प्रताप गौरव केंद्र महाराणा प्रताप की जयंती के निमित्त 13 जून को, चूंकि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया से राष्ट्रीय विमर्श का कार्यक्रम महाराणा प्रताप गौरव केंद्र ने करना तय किया और इस जयंती समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी ने किया और उसके बाद प्रतिदिन शाम 5 बजे इस मंच पर राष्ट्रीय विमर्श के जो मुद्दे हैं, जो आज भारतवर्ष के सामने बड़े मुद्दे हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि राजनैतिक हिंसा से जूझता लोकतंत्र, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी हमारे साथ शामिल हैं और राज्यपाल महोदय को मैं स्वागत करता हूं महाराणा प्रताप जयंती समारोह में। इस राष्ट्रीय तीर्थ, ये जो गौरव का हमारे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष के गौरव का केंद्र है, उसकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और माननीय राज्यपाल महोदय का मैं एक छोटा सा परिचय देता हूं, उसके बाद फिर मैं उनको अपना वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में किठाना गांव, वहां आपका जन्म हुआ 18 मई 1951 को और बचपन से ही मेधावी रहे जगदीप धनखड़ जी। 5वीं कक्षा में उनको मेरिट पर वो सैनिक स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और उसके बाद एक अच्छी शिक्षा लेते हुए उन्होंने बीएससी ऑनर्स किया, बाद में लॉ उसकी उपाधि ली और बाद में फिर वो प्रैक्टिस भी किया उन्होंने और सर्वोच्च न्यायालय तक उन्होंने कानून की, जो कहें कि एक अच्छे विद्वान अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने अपना दायित्व निर्वहन किया। राजनीतिक जिम्मेदारी भी उन्होंने खूब निभाई। केंद्रीय मंत्री के तौर पर राजस्थान विधानसभा में और केंद्रीय मंत्री के तौर पर बाकायदा यूरोपीय यूनियन वो गए, जहां उस कमेटी के वो डिप्टी चेयरमैन थे। इसके अलावा वो कई महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमेटीज के भी सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं और समय समय पर जो महत्वपूर्ण सामाजिक विमर्श के मुद्दे रहे हैं, उस पर एक प्रखर आवाज के तौर पर उनको पहचाना जाता रहा है। अभी पश्चिम बंगाल जैसे बेहद संवेदनशील राज्य के राज्यपाल के नाते अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं और आज का जो विषय है, जिसको हम लोग अगर कहें कि ये पूरे देश भर में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बंगाल से वो दृष्टि बहुत ज्यादा कहें कि पैनी हो जाती है, तीखी हो जाती है, संवेदनशील भी हो जाती है। उस दृष्टि को हम लोग जानने समझने की कोशिश आज करेंगे और मैं अब कोई और समय या औपचारिकता न करते हुए राजनैतिक हिंसा से जूझता भारतीय लोकतंत्र, इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को आग्रह करता हूं। सर्वप्रथम हर्षवर्धन जी, मैं प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरा जुड़ाव भी रहा है और जो ये कार्यक्रम चल रहा है प्रताप जयंती समारोह, उसके अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। राजनीतिक हिंसा से जूझता लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर सबसे गरिमामयी बात क्या है? आम आदमी लोकतंत्र में अपने आप को सुरक्षित पाता है। आम आदमी ये महसूस करता है कि यदि लोकतंत्र में मेरे मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो संस्थागत तरीके से उनका निराकरण होगा। जहां भी कुठाराघात होगा वो फरियाद लेकर जा सकता है और उसको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। दूसरा, यदि अगर वहां राहत नहीं मिलती है तो सिस्टम के तहत वो न्यायिक व्यवस्था के तहत भी दरवाजा खटखटा सकता है।
ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि अगर लोकतंत्र में मानव अधिकारों का हनन होता है और नागरिक असहाय हो जाता है, वो प्रशासन के पास नहीं जा सकता है, वो कहीं राहत नहीं प्राप्त कर सकता है, तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती का अवसर वो आता है। पश्चिम बंगाल में यह चुनौती बहुत कड़ी है। मैंने खुद देखा है कितनी भयानक है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजनीति में हिंसा होने का मतलब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा पैदा करना। पश्चिम बंगाल आज के दिन देश और दुनिया में राजनीतिक हिंसा का प्रयोगशाला बन गया है। आप अंदाजा लगाइए, गत चुनाव जो हुए 4 प्रांत और 1 यूनियन टेरिटरी में हुए। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ, आसाम में निरंतरता रखी गई और रक्त रंजित सिर्फ पश्चिम बंगाल हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसा पराकाष्ठा पर रही और ये बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है, खास तौर से पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये चुनौती था और चुनाव नतीजे आने के बाद जो बर्बरता देखी गई है, जो तांडव नृत्य देखा गया है, जो लोगों को प्रताड़ित किया गया है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने बड़ा प्रयास किया कि ऐसा न हो, पर चुनाव के दौरान राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके बीज बो दिए थे। चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बातें खास कही। पहली, उन्होंने चेतावनीपूर्ण तरीके से कहा कि सेंट्रल फोर्सेज यहां सदा नहीं रहेंगी। आशय साफ था, हमारे साथ रहो। सेंट्रल फोर्सेज की उपस्थिति की वजह से आपने विवेकपूर्ण निर्णय कर लिया तो वो चले जाएंगे, उसके बाद हम आपको देख लेंगे। जो उन्होंने कहा वो जमीनी हकीकत में रोज देख रहा हूं। दूसरा, चुनाव के दौरान आशा नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति ऐसे गरिमामय पद पर है और वो ये चुनौतीपूर्ण तरीके से कहेगा अपने कार्यकर्ताओं को, विशेषकर महिलाओं को, कि वो सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करें। ये तब डर गया था। 2 मई को जब नतीजे आने शुरू हुए और लगा कि सत्तारूढ़ दल वापस आ रहा है, हिंसा का तांडव नृत्य चालू हो गया। 3 तारीख को मैंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर, राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को बुलाया और मैंने उनको कहा कि आप शाम तक मेरे को एक रिपोर्ट दो और रिपोर्ट में ये इंगित करो कि हालात वास्तव में क्या है, उन हालात को काबू करने के लिए आपने अब तक क्या उपाय किए हैं और आगे आपकी क्या योजना है। शाम को जब मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई तो मैंने दोनों को फोन किया। इतनी बड़ी विडंबना है, कितने अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। दोनों ने कहा हमने हमारी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है गृह सचिव को, उन्होंने आगे नहीं की। वो रिपोर्ट आज तक राज्यपाल को नहीं मिली। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, शपथ ली थी उन्होंने। मैंने कहा यह समस्या बहुत गंभीर है, प्रजातंत्र को शर्मसार करती है, हमारी संस्कृति को कलंकित करती है, लोगों के अंदर एक भय का वातावरण पैदा करती है। जो मूलभूत सिद्धांत हैं किसी भी प्रजातंत्र व्यवस्था के लिए, उसकी जड़ें हिला रही है।
आप अवश्य कुछ कीजिए। 5 मई को जब उन्होंने शपथ ली और मेरे से आग्रह किया कि क्या मैं मीडिया को एड्रेस कर सकती हूँ, मैंने कहा अवश्य कीजिए, और मैंने भी किया। मैंने उनको आगाह किया, मैंने उनको बताया कि आपका ये कहना कि जब तक आप शपथ नहीं लेती हैं ये इलेक्शन कमीशन के दायरे की बात है, गलत है। इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो गया था 2 मई को। इलेक्शन कमीशन का काम खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वो सब अधिकार प्राप्त थे, वो सब जिम्मेवारियों का निर्वहन करना था जो पहले था। जब कुछ नहीं किया और राज्य की पहली कैबिनेट मीटिंग 10 मई को हुई, मैं उम्मीद कर रहा था कि उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। जब ध्यान नहीं दिया तो मैंने एक निर्णय किया कि मैं स्वयं राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते उन जगह जाऊंगा जो पोस्ट पोल वायलेंस अफेक्टेड एरियाज है। सरकार ने एक कदम उठाया और मेरे को सूचना भेजी कि राज्यपाल राजभवन के बाहर सरकार से सहमति प्राप्त कर ही कदम रख सकता है। मैंने उनको कहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल का कर्तव्य है, he must preserve, protect, defend Indian Constitution and he must serve the people of the state। 13 तारीख को मैं कूच बिहार गया। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे आंसू सूख गए। मैं उन इलाकों में गया जहां कोई नहीं गया था। लगातार एक के बाद एक हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। लगातार मेरे को लोग बता रहे थे हम रात को घर में नहीं रह सकते। उनके जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, आउट ऑफ वंडलिज्म उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ऐसे हालात में मेरी आंखों में आंखें डालकर जब बच्चियों ने कहा हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, आप आ गए और बुरा होगा, मैंने सब जगह हर्षवर्धन जी 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न मैंने किया, जो शुरुआत मैंने की थी, प्रजातंत्र के अंदर मौलिकता क्या है, इसका आधार क्या है। मैंने कहा जब आप पर संकट आया है, आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए। सब जगह एक ही बात सुनने को मिली कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे फरियादी बनकर, पर पुलिस स्टेशन से हम वापस आएंगे मुलजिम बनकर, और उसके बाद रात्रि को और उसके पश्चात हमारे साथ जो कुछ होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जानकारी की, इट वॉज एक्सट्रीम टेरर लेट लूज बाय रूलिंग पार्टी गूंस। जब मैंने पूछा उनसे क्या है, सबने एक स्वर में बताया हमें पुलिस का पूरा डर है, पुलिस हमें कोई राहत नहीं दे सकती, और रूलिंग पार्टी के लोगों का डर पुलिस के ऊपर है। वो पुलिस के एक तरीके से बॉस हैं, वो वही काम करेंगे जो पुलिस को करवाना चाहते हैं। पुलिस हर हालत में एक ही कदम उठाएगी उनके तहत। फिर मैंने पूछा, और ये हर्षवर्धन जी चूंकि आप उस समाज से जुड़े हुए हैं, मैं हेजिटेशन के साथ आपको कह रहा हूं, मैंने पूछा क्या कोई पत्रकार आया। सब जगह का कोई पत्रकार नहीं आया। ऐसे लगता है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता को सांप सूंघ गया। कि मैंने आंखों से देखा है। ऐसा डर का आलम है
कि उस डर की वजह से, डर की चर्चा करने से लोग डरते हैं। पश्चिम बंगाल में आम नागरिक की, चाहे उसका कुछ भी स्तर हो, फियर कोशेंट इज वेरी हाई। डेमोक्रेसी के अंदर सर्वाइवल करना मुश्किल है इस प्रकार की फियर कोशेंट के साथ। जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उनकी जानकारी मुझे नंदीग्राम में मिली। नंदीग्राम में एक के बाद एक लाइन में विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें डिस्ट्रॉय की गई। नंदीग्राम में मुझे लोगों ने आग्रह किया कि आप एक जगह जा पाएंगे। मैंने कहा मेरा काम तो जाना है। उन्होंने कहा वहां आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। अब पैदल चला। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक व्यक्ति ने कहा मोटरसाइकिल पर चलो। मोटरसाइकिल पर गया। वहां जाकर मैंने क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे, those who lost their father, प्ले कार्ड लिए हुए थे, कह रहे थे हम संकट में हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उनकी आंखों में देखते समय मेरे को कितना जोर आया होगा। जब मैं थोड़ा आगे जाकर गया तो बिलखते बच्चों ने मुझे आगे बढ़ने से रोका। आखिर में वो वहां गया जहां माताएं और बहनें थी। माताओं और बहनों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उनका साफ कहना था, और ये बहुत गंभीर बात है, बहुत चिंतन का विषय है। भारत के प्रजातंत्र को सबसे बड़ी चुनौती का आधार बनता जा रहा है। ये पूछा उन्होंने, क्या हम धर्म परिवर्तन करने से बच तो जाएंगे? मेरा क्या हाल उस समय हुआ होगा। पांव तले जमीन निकल गई जब उन्होंने अपने आप को ये कहते हुए मेरे सामने पेश किया कि जिंदा रहने के लिए हम ये कर सकते हैं, पर क्या ऐसा करने से विल वी गेट पासपोर्ट टू लाइफ? उनके मन में तब भी डर था। रूलिंग पार्टी के झंडे सबने लगा लिए। इस चुनाव नतीजे में यदि आप देखेंगे, 2,30,00,000 लोगों ने प्रतिपक्ष को वोट दिया है। 2,30,00,000। ऐसी जबरदस्त समर्थन के बाद यदि अगर प्रतिपक्ष का ये हाल हो कि हर आदमी ये कहे कि अपने को बचाने के लिए मैं झंडा लगा लूंगा, अपने को बचाने के लिए मैं धर्म परिवर्तन कर दूंगा। पश्चिम बंगाल में आज के दिन 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है जो चैन की नींद सोता है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। वो चाहे किसी को आतंकित कर सकता है, कोई कानून उस पर लागू नहीं है। दूसरा, जिसको एक पल का चैन नहीं है, वो दोहरी मार के शिकार, मार के बीच में है। प्रशासन की मार, पुलिस की मार, गून एलिमेंट्स की मार, ये बहुत भयानक है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि लोगों ने अपने घर छोड़े। लोगों ने घर छोड़े लाखों की संख्या में। कुछ लोगों को शरण लेनी पड़ी दूसरे प्रांत में। मैं उस प्रांत में गया, आसाम में रणपगली कैंप के अंदर। वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे कटघरे में खड़ा किया। क्या हम स्वतंत्र भारत में हैं? क्या हमारे कोई मानव अधिकार नहीं है?
और जब एक प्रश्न मेरे सामने पूछा, मैं बहुत चिंतित हूं। वो प्रश्न ये था कि इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरी हिंसा का आधार क्या है? कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने ये हिमाकत कैसे कर ली अपनी मर्जी से वोट देने की और हमारे खिलाफ वोट देने की? यू हैव टू बी पनिश्ड, यू हैव टू बी डेसिमेटेड। आपके मन में अब इतना डर डालना पड़ेगा कि आप आने वाले समय में ये सोच भी नहीं पाओ कि अपने विवेक से वोट दे देंगे। प्रजातंत्र कहां रह जाएगा जब इस प्रकार की भयावह स्थिति हो और राज्य के मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुपे रखे। 6 सप्ताह का समय निकल गया है, एक शब्द नहीं निकला है। मैंने बहुत आग्रह किया, माननीय ममता बनर्जी, अधिकारियों को सचेत कीजिए, होल्ड देम अकाउंटेबल। उनको कहिए कि आपके क्षेत्र में यदि अगर इस प्रकार का होगा आप दंडित होंगे। कुछ नहीं किया। इतनी व्यापक हिंसा के बाद, ऐसे घटनाक्रम के बाद, करोड़ों की संपत्ति नष्ट करने के बाद, आजीविका डिस्ट्रॉय करने के बाद, बलात्कार के बाद, किलिंग्स के बाद, इंजरीज के बाद, कोई उनकी सुध लेने नहीं गया। न मुख्यमंत्री गई, न मंत्रिमंडल के सदस्य गए, न कोई अधिकारी गए। ऐसी परिस्थिति में मुझे स्टेप इन करना पड़ा। मैंने सोचा कि एक कैबिनेट मीटिंग में सोचा नहीं होगा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। आश्चर्य की बात यह है कि न तो 10 मई को पहली कैबिनेट कमेटी में, न 17 मई को, न 24 मई को, और न 10 जून को इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि दुखी मन से आप आकर मेरे से चर्चा कीजिए, दिस ब्लडशेड हैज टू स्टॉप। पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये सेकंड स्टेज में पहुंच गया है। सेकंड स्टेज इस देश ने आज से पहले देखी नहीं थी। सेकंड स्टेज ये है कि व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। हालात यहां तक हो गए हैं कि कहा जा रहा है आप मालिक हैं, पर अब से आप टेनेंट रहेंगे। अपने घर में आप मालिक नहीं रहेंगे। व्यापार करना है, हमें टैक्स दीजिए। और ये व्यापक स्तर पर हो रहा है। लोगों ने क्या किया, बचने के लिए लाउड स्पीकर से घोषणा चालू कर दी, हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की है, हम शर्मिंदा हैं, हम आजीवन टीएमसी को ही देंगे। लाउड स्पीकर से, लाउड स्पीकर के बाद सड़क पर आकर कहना चालू कर दिया। यदि अगर विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन में एक ऐसा भूभाग है जहां पर इतना बड़ा अत्याचार होता है, तो पीड़ा तो होती है और चिंता भी बहुत ज्यादा होती है। ये जो एक्सटोर्शन मनी का कंसेप्ट चालू किया है, ये बहुत भयानक है। देश की न्यायिक व्यवस्था के समक्ष ये मुद्दा है। राज्य स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, और मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो लोग अपना घर छोड़कर चले गए थे, उनकी जो घर वापसी हो रही है, बहुत बड़ी कीमत पर हो रही है। उनका सब कुछ लुट गया है, उनसे रकम वसूली की जा रही है। और ऐसा दृश्य कभी सोचा नहीं था स्वतंत्र भारत में होगा। मुझे उम्मीद है
मेरे में पूरी उम्मीद की किरण है। मैं मानकर चलता हूं कि इट्स अ डार्क टनल, द टनल इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। एट द एंड ऑफ द टनल निश्चित रूप से लाइट आएगी। मेरे से समाज का हर वर्ग संपर्क में है। वो मेरे को कहते हैं कि राज्यपाल जी, आपने तो कहा था कि मैं सभी वायलेंस अफेक्टेड एरियाज को विजिट करूंगा। मैंने 13, 14, 15 को किया, 16 को कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। मैं मेरी शपथ को हर हालत में विंडिकेट करूंगा। जो ही लॉकडाउन उठेगा मैं उन इलाकों में जाऊंगा। पर इस पूरे घटनाक्रम में एक जो सबसे कमजोर कड़ी, जिसका राष्ट्रवाद में कोई विश्वास नहीं है, जो कड़ी अपने कानूनी दायित्वों से दूर भटक गई है, जो अपनी वर्दी को और अपनी नौकरी को पूरी तरह शर्मसार करती है, वह सरकारी कर्मचारी। पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नौकर बनकर रह गया है। उसने अपने कानूनन दायित्वों को पूरी तरह तिलांजलि दे दी है और वो एक ही तरीके से आगे बढ़ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी कहेगी वो हम करेंगे। पश्चिम बंगाल की चुनौती पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की चुनौती राष्ट्र तक भी सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए लोग, पश्चिम बंगाल में हित रखते हुए लोग मेरे को बहुत अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने कहा है, राज्यपाल जी आप कुछ हस्तक्षेप करो। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। लोग मुझे कहते हैं, आप कब तक अपनी जबान से काम करोगे? हमें आपसे उम्मीद है। क्या हमारी इस पीड़ा को देखकर आपका दिल नहीं पसीजता है? क्या हमारी पीड़ा को देखकर आपको नहीं लगता है कि कोई तो रास्ता कानून के दायरे में होगा? मैं सांत्वना देता हूं, मैं उनको बार बार समझाता हूं और मैं कहता हूं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। समय लग सकता है, देर है अंधेर नहीं है, पर ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने भी एक संकट है। मैं उन सबको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र तभी बचेगा जब आम नागरिक अपना दायित्व निभाएगा। प्रजातंत्र तभी बचेगा जब खुद की पीड़ा न हो, दूसरे की पीड़ा को महसूस कर हम कदम उठाएंगे। और ये चूंकि चुनौती प्रजातंत्र के मूल ढांचे को है, भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती है। ये ऐसा जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो बिना देखे कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्या कोई सोच सकता है कि बंगाल इज ऑन फायर एंड मीडिया शांत है, मीडिया चुप है? अब तक क्या हालात हुए हैं ये मैं आपको बताऊं तो चिंता स्वाभाविक होगी। 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये जो आग है, बंगाल बीइंग ऑन फायर, जहां लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोक टोक अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन उस अत्याचारी को मदद करता है, उसको कोई मलम नहीं लगाता है जो पीड़ित है। दिस फायर इज इन 247 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पोस्ट पोल वायलेंस में मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मोर देन 40 पीपल हैव बीन किल्ड, रेप्स हैव टेकन प्लेस। ऐसी पोजीशन के अंदर मेरा आग्रह रहेगा देश के हर नागरिक से कि इस समय वो अपना नागरिक होने का धर्म निभाए। जब नागरिक होने का धर्म निभाया जाएगा तो ही हमारे मौलिक अधिकार बचेंगे। कितना ही निरंकुश शासन हो, एक न एक दिन तो उसको कानून का रास्ता फेस करना पड़ेगा। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते
अपने दायित्व के प्रति सजग होने के नाते मेरी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। मुझे ये कहते हुए थोड़ा संतोष भी है कि अब लोगों को थोड़ा विश्वास आने लग गया। लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं चलेगा। इस वायलेंस की पृष्ठभूमि में यदि जाएंगे तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसकी जड़ें भयानक हैं, इसकी जड़ें देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाली हैं। The demographic invasion that has taken place will be one of the factors for such kind of vandalism, hooliganism। अब रैम्पेंट वायलेंस करते हैं, आर्सन, लूट, किलिंग्स करते हैं। ये सब आज के दिन सोचने की आवश्यकता है। हर्षवर्धन जी, मैं स्थिति को देखते हुए बहुत कुछ जो मैं बताना चाहता हूं मैंने आज तक मीडिया को नहीं बताया। I don't want to generate sensation. I don't want to create a scene where people lose hope. पर आज के दिन जब मैं देख रहा हूं, चूंकि आप एक विशेष वर्ग के हो, you have to be hopeless, you have to be helpless, you have to surrender, you have to give up voluntarily, you have to be second-rate citizens। और ऐसा यदि अगर हो रहा है तो वो चिंता और चिंतन का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय, चूंकि हम लोग आपको बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं और आपने बहुत सी बातें कही, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो शायद अभी हमें उस तरह से नहीं पता चलती हैं। और अगर मैं ये कहूं कि आप अगर वहां राज्यपाल नहीं होते, आप अगर वहां संवैधानिक प्रमुख के दायित्व पर नहीं होते, तो शायद अभी भी बहुत सी बातें नहीं लोगों को पता चलती। आपने जो बात कही और जो मेरे सामने ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका साक्षात्कार, ये आपके साथ हो रही चर्चा रितम सहित और जो प्रताप गौरव केंद्र का फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया है, इसके अलावा करीब 1 दर्जन प्लेटफॉर्म पर लाइव जा रहा है। प्रताप गौरव केंद्र के जरिए हम ये बहस, इस चर्चा को देश भर में और पूरी दुनिया में इसको मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा का मुद्दा बनाना चाहते हैं। एक प्रश्न राज्यपाल महोदय मैं आपसे करना चाहता हूं, यहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। एक तरफ हम लोगों को ये दिखता है कि आप राज्यपाल नहीं होते तो पश्चिम बंगाल की भयावह स्थिति देश दुनिया के सामने नहीं आती, लेकिन कहा जाता है, आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया जाता है और कई बार ये प्रश्न उठता है कि राजभवन की भूमिका क्या हो लोकतंत्र में, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में राजभवन की भूमिका क्या है, और क्या वो जो एक लक्ष्मण रेखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन है, कहीं उसके आर पार जाने जैसा कुछ मसला भी है क्या? यहां से मैं सवाल शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं, तो सबसे पहला और सबसे आवश्यक प्रश्न यही है। हर्षवर्धन जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति मर्यादा से बाउंड है, मेरा भी निश्चित रूप से मानना है। जिस दिन मैं अपनी मर्यादा को क्रॉस करूंगा, मैं गलत करूंगा। मैं आपको खास तौर से 2 बात बताता हूं। आप भारत के संविधान के तहत मेरी शपथ देखिए एज राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शपथ देखिए एज चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की शपथ क्या है? वो संविधान के अनुरूप काम करेगी और कानून के अनुरूप काम करेगी। मेरी शपथ क्या है? आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरा दायित्व है और जनता की सेवा करूंगा। अब आप देखिए, राज्यपाल एक इजी पंचिंग बैग है। यदि अगर केंद्र में एक सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो ये बहुत आसान है कहना कि राज्यपाल किसी राजनीतिक दल की बात को आगे बढ़ा रहा है या केंद्र का पिटलगू हो गया है। मैं लगातार कहता रहा हूं और मैं आपको भी कहूंगा, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आई एम नॉट अ पोस्ट ऑफिस,
आई एम नॉट अ रबर स्टैम्प। मैं राजभवन में फिडल नहीं कर सकता जब बंगाल फायर करूं। मैं एक ही स्क्रिप्ट मानता हूं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एक ही जगह से कमांड लेता हूं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर मैं आपसे पूछता हूं, हर उस पत्रकार से पूछता हूं, और जिन्होंने मुझे सीधा इंटरव्यू किया उनसे पूछा, मेरे को कोई नहीं बता पाया। प्लीज टेल मी वन इंस्टेंस where this governor has transgressed the area। मुझे किसी ने बताया। मैं जो भी कर रहा हूं लिखित में करता हूं, मेरे ट्विटर हैंडल के माध्यम से करता हूं, मुझे किसी ने बताया। मैं यदि अगर मेरा कार्य निर्वहन नहीं करूंगा तो मेरी शपथ को न मानने का मैं दोषी होऊंगा। जैसे मैं बताऊं, 17 मई का दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में नहीं, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के इतिहास में ब्लैक डे। उस दिन प्रातः करप्शन के बड़े मामले में 4 लोगों को, जिनमें 2 सिटिंग मंत्री हैं, एक पहले मंत्री रहे हुए एक में, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई कानून के तहत काम कर रही थी। राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सैंक्शन पर प्रोसिक्यूशन दी थी। राज्य की मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची, 6 घंटे तक रही, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट मीटिंग को प्रिजाइड किया, और चुनौतीपूर्ण तरीके से क्या कहा, इन 4 को छोड़ो या मुझे गिरफ्तार करो। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि शपथ वो लेने के बाद इस प्रकार का कार्यकलाप करेगा कोई? और बात यही नहीं रुकती है। सीबीआई ऑफिस निजाम पैलेस was put under siege। लोग इकट्ठे हो गए, प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू थे, और उन लोगों ने इकट्ठा होकर क्या किया, सेंट्रल फोर्सेस जो सीबीआई ऑफिस को प्रोटेक्ट कर रही थी, उन पर आक्रमण किया, प्रोजेक्टाइल थ्रो किए, और कलकत्ता पुलिस खड़ी रही एज ऑन लुकर्स। मैंने कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को फोन किया कि इस प्रकार का वायलेंस क्यों हो रहा है, 144 लगा हुआ है, why don't you act? का सर 144 नॉट इम्प्लीमेंटेबल। राजभवन के मेन गेट के ऊपर किया है। तो मेरा आपको यही कहना है कि राज्यपाल पर आरोप लगाना सबसे आसान है, राज्यपाल को पंचिंग बैग करना आसान है, और मैं आपको कह सकता हूं, और कोई इसकी काट करे तो मैं उसे चर्चा करने को तैयार हूं। आज के दिन पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार नहीं चल रही है। आज के दिन पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है। आज के दिन पश्चिम बंगाल में वी हैव नो ब्यूरोक्रेट्स, वी हैव नो पुलिसमैन, दे आर बीइंग पेड आउट ऑफ स्टेट एक्सचेकर, बट दे आर पॉलिटिकल वर्कर्स। और हर्षवर्धन जी पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, दे आर फ्रंट लाइन पॉलिटिकल वर्कर्स। और करप्शन का तो मामला ही कुछ और है। ऐसी परिस्थिति में जब मेरे को ये कहा गया कि राज्यपाल जी आप कुछ कीजिए, तो 7 दिन पहले मेरे को बताया गया, और ये बात दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये एक व्यक्ति की उपज नहीं है, ये गहराई से सोची हुई साजिश का उपज है कि आप धर्म परिवर्तन कर लोगे तो बच जाओगे। ये उन लोगों के मन में धर्म परिवर्तन की बात नहीं आई है। उनको कहा है जिंदा रहना तो करो। मेरे से प्रश्न ये नहीं पूछे थे करें नहीं करें, कि ये करने से बचाएंगे। दूसरा, हर प्रतिष्ठान के अंदर एक बहुत बड़ी गलत काम हो रहा है, बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। उनको कहा जा रहा है इन लोगों को निकालो, और निकाला जा रहा है। मैंने कई जगह दखलंदाजी की है। पहले कहते हैं राज्यपाल जी ऐसा नहीं हो रहा है, 1-2 को मैंने कागज भेजे आप कर लें ऐसा, करें तो तबादला किया है। ये भयानक स्थिति है। पर आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर किसी से पूछिए कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 30 जुलाई 2019 के बाद ऐसा कौन सा कृत्य किया है जिसको संविधान की मर्यादा के बाहर माना जाएगा।
नहीं, निश्चित तौर पर। और आपका ये जो इस प्रश्न के उत्तर में आपने जो कहा, मैं इसमें एक चीज जरूर जोड़ूंगा कि सचमुच ये लोगों को सोचना चाहिए। अक्सर ये बात कही जाती है और कई बार तो यही कहा जाता है कि राजभवन की जरूरत क्या है, राजभवन में जो राज्यपाल होते हैं वो सिर्फ रबर स्टैंप होते हैं। और ये कई बार जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई, ऐसे संवैधानिक संकट खड़े हुए, तो उसमें समझ में आया कि भारतीय संविधान में, संघीय ढांचे में राजभवन की, राज्यपाल की भूमिका क्या है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न मेरा है कि राजभवन तो अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन जो आपने पहला जो शुरू में अपने संबोधन में कहा, और जिसको चूंकि मैं लगातार आपके ट्विटर खाते को भी देखता हूं, जो आपने जिस दिन ममता बनर्जी जी ने शपथ ली और उस वक्त भी जो आपने कहा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस प्रमुख जो कमिश्नर हैं, उन लोगों को आप, मेरी जो जानकारी है कि 3 बार आप बुला चुके हैं। अब सवाल यह है कि आपने जब उनसे कहा कि एक रिपोर्ट हमें बना के दीजिए, और आपने हमें बताया कि पोस्ट पोल वायलेंस में 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतने लोग असम चले जाते हैं, आप धुबरी जाते हैं, वहां उनसे लोगों से मिलने के लिए आते हैं, बहुत लोगों के आप घर भी गए। क्या राजभवन, अगर राज्य सरकार कोई ऐसा, एक जिसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के तौर पर कोई प्रूफ नहीं दे रही है, जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है उसको नहीं बता रही है, तो क्या राजभवन के पास कोई मैकेनिज्म है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में कोई तरीका है जिससे कि वो इसको डॉक्यूमेंटेशन करके उसको देश को बता सके कि इस तरह से यहाँ लोकतांत्रिक संकट है, ये एक स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? हर्षवर्धन जी, आई विल टेल यू, दिस इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, बहुत सिग्निफिकेंट है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 167 में एक प्रावधान है। 167 में लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जरूरी समझा कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज को स्पेल आउट करो और गवर्नर के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, और वो ड्यूटीज स्पेल आउट करने के अंदर चीफ मिनिस्टर को हर उस बात का जवाब देना पड़ता है जो गवर्नर पूछे। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत है जिसकी मुख्यमंत्री ने 22 महीने तक लगातार इस संवैधानिक व्यवस्था का 100% अनादर किया है। जो जानकारी मैंने उनसे मांगी वो जानकारी प्रेषित उन्होंने नहीं की। अब आपने पूछा कि क्या राज्यपाल के पास ऐसी ताकत है या राज्यपाल महज एक टूथलेस टाइगर है। मैं आपको कह सकता हूं, भारत के संविधान में कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें दायित्व है और दायित्व को निर्वहन करने की ताकत न हो। यदि अगर भारत के संविधान में शपथ के माध्यम से मेरे पर यह वजन डाला है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करो या जनता की सेवा करो, तो निश्चित रूप से संविधान में ऐसे प्रावधान है। मैं घोर आशावादी हूं। मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि हालात इस एक्सटेंट तक जाएं कि हम कह सकें कि सुधार नहीं कर सकते। मैं बहुत लोगों को एक उदाहरण देता हूं। एक साधु महात्मा एक बिच्छू को बचाने के लिए पानी से उसको निकालते हैं। बिच्छू डंक मारता है, डंक से दर्द होता है, वो बिच्छू छूट जाता है, दोबारा पानी में गिर जाता है। कई प्रयास ऐसे साधु महाराज ने किए, हर बार डंक मारकर बिच्छू पानी में गिर जाता है। किसी ने पूछा, महाराज आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो हर्षवर्धन जी साधु महाराज नहीं हूं, पर अनुसरण तो कर सकता हूं। साधु महाराज ने कहा, जब अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता है मैं मेरी अच्छी आदत क्यों छोड़ू? मैं प्रयासरत हूं। असीम शक्ति है भारत के संविधान में, असीम शक्ति है, असीम ताकतें हैं। राज्यपाल को कुछ ताकतों के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ सकता है, कुछ ताकतें वो खुद कर सकता है। मैंने साफ तौर पर सरकार को कहा, और कभी आप ममता बनर्जी से मिले तो पूछना, मैंने कहा मेरा दायित्व है
कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूं। मैंने कहा इन दोनों पदों में टकराव होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हर पत्रकार को मैं कहता हूं कि आप क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं। आप हर बार कहते हैं व्हाई गवर्नर इज एट लोगर हेड्स विद द चीफ मिनिस्टर। बात उल्टी है, चीफ मिनिस्टर इज एट लोगर हेड्स विद द गवर्नर। यदि अगर मैं आपको बताऊं कि जिस बिच्छू ने साधु महाराज के डंक मारे, उस तरीके से मैंने राज्यपाल की हैसियत से कितने डंक सहे हैं। मैं बहुत बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति हूं। मैं टक्कर और टकराव में विश्वास नहीं रखता। हमारी संस्कृति, हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं, मेरे सामने कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूं गलत है। पर यदि अगर आपकी राजनीति की धुरी हो गई है, आपकी राजनीति एक पोलराइज हो गई है, आपकी राजनीति में आप इस रास्ते के हिसाब से चलोगे, आप कुछ लोगों को आतंकी बना दोगे। What we are seeing in state of West Bengal, it is state apparatus terror. What we are seeing in state of West Bengal, Indian citizenship has been divided in two parts. One who will boss over those, and the other who will have to play subservient role. ऐसा चल नहीं सकता हर्षवर्धन जी। एक बार फिर कहूंगा, देश के हर नागरिक आज के दिन कर्तव्य है कि पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी ले। आपके पत्रकार मित्र मेरे से बात करते हैं, कई बड़े ओहदे पर हैं। मैं उनको साफ कहता हूं, चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूं, आकर तो देखो। आने के बाद आपके मन में एक बात आएगी, और बात क्या आएगी? जगदीप धनखड़ ने स्थिति का आंकलन सही नहीं किया। स्थिति तो बहुत भयानक थी। जगदीप धनखड़ ने वकालत कर दी एक मोटेड स्थिति की। मैं जितना आपको बता रहा हूं अंदाजा नहीं लगा सकते। व्यवस्था में आपको बता रहा हूं, जब बच्ची आंखों में देखकर कहती है कि मेरे साथ दुष्कर्म करते नहीं है, सार्वजनिक रूप से करते हैं, सोच सकते हैं 3 बच्चियां एक साथ जा रही हैं, कहेंगे इसके परिवार ने वोट दिया था, इसको रोक लो। टेरर ऐसा किया जा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये नहीं सोच पाओ कि क्या हम राइट टू वोट को एंजॉय कर पाएंगे। ये हालत है। आप जो स्थिति बता रहे हैं वो सुनते हुए सचमुच रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये हमने कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यपाल महोदय के जरिए ये बातें सुनी है। लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, और शायद उसकी एक वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कांग्रेस ने तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी भूमिका ही छोड़ दी, वो शायद इसी से खुश है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं क्या। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, एक राज्य जहां पहले से ही सीमावर्ती राज्य होने की वजह से कई संवेदनशील मसले हैं, कई बातों को लेकर वहां पहले से ये चर्चा होती रही कि कई ऐसे इलाके हैं जहां सांप्रदायिकता हावी है। जो एक बात आपने कही कि चूंकि लोगों को अगर यही डरा दिया जाए कि आप वोट नहीं दे सकते, या मैंने किसी को वोट दिया तो मेरी जान का खतरा हो गया, मेरे घर परिवार पर खतरा हो गया, मेरे घर की महिलाओं को खतरा हो गया, तो शायद इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए घातक कुछ नहीं होगा। अब मेरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ये जो भयावह स्थिति है जिसको हम सब जान रहे हैं, जो पिछला प्रश्न था उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या इसको लेकर कोई रिपोर्ट आपने केंद्र सरकार या माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजी, या भेजने जा रहे हैं क्या, जिसमें इसका पक्के तौर पर ब्यौरा हो? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका आई जिसमें 6 वर्ष की बच्ची के सामने उसकी 60 वर्ष की दादी के साथ दुष्कर्म हुआ, भयावह खबरें हैं ये। मतलब खबर कहते हुए भी थोड़ा सा जुबान लड़खड़ाती है मेरी। तो
क्या ऐसी कोई रिपोर्ट वो आप केंद्र सरकार को या माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेज चुके हैं या भेजने की तैयारी में हैं क्या? हर्षवर्धन जी, हर राज्यपाल हर महीने राज्य में जो भी गतिविधियां हैं उसका विवरण केंद्र को भेजता है, माननीय राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। इसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। मैं केंद्र को क्या रिपोर्ट प्रेषित करता हूं, उसमें हालात का क्या आकलन करता हूं, इसकी सार्वजनिक चर्चा होना अनुचित रहेगा। मैंने आज तक नहीं की है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने में मैं सजग हूं और लोगों के भयानक पीड़ा को देखते हुए, भयावह स्थिति को देखते हुए, और जब मैं पाता हूं कि लोग कितने असहाय हैं, कैसे नतमस्तक हो जाते हैं, आप अंदाजा कीजिए, राज्य का बड़े से बड़ा अफसर, पुलिस का हो चाहे प्रशासनिक सेवा का हो, यदि अगर उन मठाधीशों के थोड़ा भी खिलाफ चला जाता है, सबसे पहले उसको चिंता होती है खुद की सुरक्षा की, खुद के परिवार की सुरक्षा की। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है, अनुच्छेद 361, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। रूलिंग पार्टी के एक सांसद, वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, सार्वजनिक रूप से कहा, राज्यपाल के खिलाफ हर थाने में मुकदमे दर्ज कराओ। जब ये राज्यपाल नहीं होंगे तो हम इनको देख लेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो। मेरा ये कहना है कि राज्यपाल का एक दायित्व है, पर सबसे बड़ा दायित्व इस पूरे मामले में उन लोगों का है जिनको आज के दिन याद करना चाहिए कि हमें आजादी कैसे मिली है। मैं गया हुआ हूं अंडमान निकोबार, सेलुलर जेल देखी है मैंने, वहां मैक्सिमम लोग पश्चिम बंगाल के थे। मैं उनके नाम पर लोगों को आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप यदि अगर आज चुप रहे, साइलेंट मेजोरिटी ने यदि अगर साइलेंस ऑब्जर्व किया, तो साइलेंट मेजोरिटी विल बी साइलेंस्ड। और ये मैं देख रहा हूं, खुली आंखों से देख रहा हूं दो चीज। पहला, इतना डर गए। कौन लोग डर गए? तो समाज में स्थान रखते हैं, जिनको आजीविका की चिंता नहीं है, जो सजग हैं, वो इतना डर गए कि वो छू तक नहीं करते। डर के कारण डर की चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, और इस वायलेंस का जो फिलहाल आधार है, दो है। पहला, आपने वोट देने की हिमाकत कैसे की, और दूसरा आधार बहुत भयानक है। दूसरे आधार के अध्ययन करने की आवश्यकता है, कुंठित करने की आवश्यकता है कि इन लोगों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह नष्ट कर दो। दो काम कर दो। पहला, वोट देने की सोचे तक नहीं, ये उसके मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मैं दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में नागरिक हूं और वोट देना मेरा अधिकार है, निकल जानी चाहिए। और इसलिए क्या है कि तब निकलेगा जब वायलेंस क्रूर रूप लेगा, बार्बरिक होगा, डास्टर्ली होगा। आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। छोटे बच्चे के सामने बाप को मारना कोई भूल नहीं सकता है। दादी को पता लगे कि पोती के साथ क्या बलात्कार हुआ है, भूल नहीं सकता। ये पहला है। दूसरा, डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमी। पहला, आदमी लंबी चौड़ी कोशिश कर प्रॉपर्टी बनाता है, वंडलाइज होती है, आर्सन लूट होती है, बच गई तो उसको देनी पड़ती है। व्यापार खत्म किया जा रहा है, व्यापक स्तर पर कब्जा हो रहा है। कहने को तो कह रहे हैं कुछ लोग वापस आ रहे हैं, वो किस स्थिति में वापस आ रहे हैं, किस डर से वो रह रहे हैं, ये देख रहा हूं। तो आम आदमी यदि अगर महसूस नहीं करेगा
उनका दर्द महसूस नहीं करेगा जो उससे दूर है, तो मैं समझता हूं प्रजातंत्र खतरे में है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, प्रजातंत्र पश्चिम बंगाल में आखिरी सांस ले रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र को चुनौती का मतलब है देश को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में इस भयावह स्थिति का यदि निराकरण नहीं किया गया, आम लोग इसके प्रति सजग नहीं हुए, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़े कि हमारी पहले वाली पीढ़ी ने ऐतिहासिक भूल की थी। इट इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक है। यदि अगर यहाँ बेरोक टोक लोग आ जाएंगे, बेरोक टोक तरीके से लोग काम करेंगे, देश के नागरिक मत होचिए और काबिज हो जाएंगे, तो भारत के भविष्य को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए मैं बार बार एक ही आग्रह करता हूं, इट इज टाइम फॉर एवरी सिटीजन टू राइज टू द ओकेजन। उसको याद करना चाहिए उस आदमी को जो हमारे बॉर्डर पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर खुद को मरने के लिए ऑफर करता है देश के लिए। उसके भी घर में लोग हैं, he has a wife, he has a child, he has a mother, grandmother, daughter। जब वो देश के लिए इतना रिस्क करता है, तो जो आजादी हमें लाखों लोगों की शहादत से मिली है, उस आजादी को बचाने के लिए क्या हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते? बट व्हाट आई सी इज फोर्थ पिलर हैज कोलैप्स्ड। फोर्थ पिलर हैज नो आइडिया अबाउट इट, दे डोंट वांट टू राइट अबाउट इट। रात भर सब कुछ सुनने के पश्चात जब सुबह अखबार देखता हूं तो मेरे पर क्या बीतती होगी? क्लियर एक ही बात, ऑल इज वेल। दैट कांट बी द सिचुएशन। और मैं आशावादी हूं, मैं मानकर चलता हूं दिस सिचुएशन कैन नॉट लास्ट लॉन्ग, इट विल नॉट बी अलाउड टू लास्ट लॉन्ग। एंड आई होप जिस किसी ने भारत के इतिहास में अपने आप को पाया है कि कानून का शिकंजा उस तक नहीं पहुंचेगा, वो गलत साबित हुआ है। आपने हाल के हालात देखे होंगे, कैसे कैसे राजनीतिक महारथी थे जिन्होंने सोचा हमारा क्या कुछ बिगड़ सकता है, और क्या हुआ? Everyone will be held accountable, but let the people awake। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? हर्षवर्धन जी कितनी जोरदार बात कही थी, where the mind is without fear, where the head is held high। आज के दिन पश्चिम बंगाल में किसी का भी माइंड विदाउट फियर नहीं है, और सिर हेल्ड इन हाई तो नहीं है, शर्म से झुक रहा है। राज्यपाल महोदय, एक प्रश्न मेरा इसी के साथ है, और मुझे लगता है कि ये तो सच है, और मैं भी जब रिपोर्ट्स देखता हूं जिस दिन जिसको हम कहें कि 2 मई के बाद से जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से लोगों की जान जा रही थी, लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे थे, लोग अपनी इज्जत बचा रहे थे, उस समय भी जब मैंने कलकत्ता के प्रमुख अखबारों को देखा तो वहां आधे पेज से बड़ी वो सिर्फ ममता बनर्जी की फोटो थी। मुझे लगता है कि किसी भी पत्रकारिता में अगर जहां पर राज्य में लोकतंत्र की ये स्थिति हो, वहां ऐसी तस्वीर पहले पन्ने पर कैसे छापी जा सकती है, वो पत्रकारिता नहीं है। लेकिन इसके जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, हम जरूर ये कहेंगे और हम कोशिश करते हैं, अभी बहुत से लोग हैं, हम इंडिपेंडेंट तौर पे मैं भी ये कहूंगा, जो आप कह रहे हैं वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम ये कहते हैं कि पत्रकारिता ने हमें देश में अंग्रेजों से आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई, पत्रकारिता ने देश में किसी भी शासक ने बहुत गलत किया तो उसके खिलाफ खड़े हुए, तो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा का सामान्यीकरण है उसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। लेकिन जो एक बात आप बार बार कह रहे हैं, हिंदू होना यानी हिंदू आप नहीं रह सकते हैं, उससे जुड़ा मुझे याद आता है कि खुद ममता बनर्जी जी ने जब तक वो सरकार में नहीं थी, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिए, इसको लेकर संसद तक में सोमनाथ चटर्जी जी उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। लेकिन अब उसकी चर्चा नहीं होती है। अब उसकी चर्चा होती है कि नागरिकता कानून लागू होगा, एनआरसी लागू होगा।
पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों को जब ये स्थिति हो गई कि हिंदू होने पर रहना मुश्किल है, तो क्या ये आवश्यकता तुरंत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भारत के नागरिकों की पहचान की जाए, सुनिश्चित किया जाए कि जो भारत के लोग हैं वो निश्चिंत तरीके से, बिना भ्रम के, बिना किसी इस तरह के भय के, बिना किसी डर के अपने जो कहें कि संपत्ति, अपनी संस्कृति, जिसको हम ममता जी की भाषा में बोले तो मां माटी मानुष बचा सकें। क्या इसका बहुत कहें कि इससे बड़ा वक्त नहीं होगा कि वहां के नागरिकों की पहचान हो, वो बहुत जरूरी हो गया है? क्या है कि मैं से कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल इज ए स्टेट विद इन अ स्टेट। पश्चिम बंगाल एक तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम करना चाहता ममता बनर्जी के नीचे। पश्चिम बंगाल इज अ पुलिस स्टेट। पश्चिम बंगाल में वो सब अवगुण प्रेजेंट हैं गवर्नेंस में, विच कॉन्स्टिट्यूट अ पुलिस स्टेट। और ऐसी हालत में जो देश हित का काम है उसमें सरकार का पहला रिस्पॉन्स होता है वी विल नॉट डू इट। ममता बनर्जी इज एट वॉर विद द सेंटर ऑन एवरी इश्यू कंसर्न। और कॉन्स्टिट्यूशन में ममता बनर्जी की आस्था है, ये मुझे कहते हुए बहुत जोर आ रहा है। मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी मूल्य हैं दे आर बीइंग टोटली आउटरेस्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा ज्वेल है प्रियम्बल। प्रियम्बल में है इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, वो तीनों डिप्राइव की जा रही है। आज के दिन सबसे प्रिविलेज कौन है? हिंदू नहीं है। आज के दिन अंदाजा लगाइए, पुलिस थाने में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। लगाइए अंदाजा हर्षवर्धन जी कि पॉपुलेशन के अनुपात में उनके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। जो सबसे बड़ा भयानक मामला मेरे सामने आया है, आज के दिन यदि अगर कुछ भी अपराध हो गया, कोई भी कमीशन जांच करे, आधी रात को दस्तक पड़ेगी, पुलिस जाएगी, रूलिंग पार्टी के हरमट जाएंगे, गुंड्स जाएंगे, रोग एलिमेंट जाएंगे और वो कहेगा ये तो हमारा आपसी झगड़ा था, इसके अंदर कत्ल हो। उनका पूरा प्रयास एक बात पर रहता है, इसको पोस्ट पोल वायलेंस से दूर रखो। बलात्कार होगा तो भी उसको दूर रखो। An attitude of non-cooperation with the center is so enormous. मैं एक ही बात कहता हूं, पश्चिम बंगाल does not subscribe at the moment to federal polity of the country. पश्चिम बंगाल में प्रजातांत्रिक मूल व्यवस्था तार-तार हो गई है। ब्रिक बाय ब्रिक, mark my words, brick by brick, all structured organizations are being structured. माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 मई को जो किया वो तीसरी बार किया। पहली बार मदन मित्रा के दौरान किया, दूसरा राजीव कुमार के दौरान किया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर संविधान को के तहत काम करने के शपथ लेने के बाद इस प्रकार का काम करे। मेरा यही रहेगा कि थोड़ी उनमें सद्बुद्धि आए, भारत के संविधान में पूरा विश्वास रखें और आम नागरिक हर हालत में इस स्थिति का आकलन करे एंड लाइक अ फुट सोल्जर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ओपन द चेस्ट टू सेव भारत। Challenge is to the unity, integrity, security of Bharat, and that challenge is too serious. We cannot allow loose cannons in the state of West Bengal to be destroying a large populace और state apparatus कुछ नहीं करेगा। मैंने हर्षवर्धन जी
बड़े अधिकारियों से बात की है। वो लज्जित नहीं होते, मैं लज्जित होता हूं जब वो कहते हैं कि हम कुछ करने की हालत में नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ द ऑफिशियल्स एट द हाईएस्ट लेवल। दे टॉक टू नॉट टू जगदीप धनखड़, दे टॉक टू गवर्नर। We are in a state of crisis in West Bengal. We are facing greatest challenge to any democracy in the world in the state of West Bengal, and that challenge is very serious. उस चैलेंज को आपका फोर्थ स्टेट, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, will have to be held accountable. मैं रोज अखबार देखता हूं, हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रतिपक्ष के नेता और 50 विधायक मेरे से कल मिले। कुछ अखबार में उसका जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है कुछ भी। ये कोई छोटी घटना नहीं है। वहां आकर विधायकों ने क्या बताया, कैसे किसके साथ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, एक एक से अलग अलग मैंने बात की। मैं मानकर चलता हूं, चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, जनता ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों जनता की सेवा करने में सहयोगी हैं। उनमें टकराव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, न टकराव राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में होना चाहिए। और ये टकराव नीतिगत है, ये टकराव एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है। ये टकराव उन लोगों को खुश करने का है कि आप मेरे वोट बैंक हो, मैं वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, मैं वोट बैंक पर आंच नहीं देना चाहती हूँ, अब तो मैं इस वोट बैंक को और बढ़ाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी देयर। आधार क्या है? जो लोग आज विक्टिमाइज हो रहे हैं, जिन लोगों की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिनकी प्रॉपर्टी को लूट किया जा रहा है, आर्सन हो रहा है, किलिंग्स हो रही है, मौके पर वो लोग इंडियन डेमोक्रेसी को फेल करते हैं। वो अपने आप को कटघरे में डालें आज के दिन। मैं ये राज्यपाल किसी भी दृष्टि से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नहीं है। कौन पार्टी सत्ता में आती है नहीं आती है मेरा काम नहीं है, किस पार्टी का क्या एजेंडा है वो पार्टी जाने, पर मेरा एक काम है कि जो भी कुछ हो कानून के दायरे से हो, इन अकॉर्डेंस विद रूल ऑफ लॉ हो। ऐसा नहीं, ये चिंता का विषय। जी राज्यपाल महोदय, आपके प्रश्न से एक प्रश्न निकल कर आता है और अक्सर ये बोला जाता है बंगाल की पहचान के तौर पर, और इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि जो बंगाल की संस्कृति है, जो बंगाल का साहित्य है, जो बंगाल का एक तरह से कहें कि जो पूरा बंगाल है, जिसके बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। इसके पीछे मूल बात क्या थी? इसके पीछे चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जो बंगाल की धरती से हर क्षेत्र में, जिसको हम बार बार कहते हैं कि समाज के किसी भी क्षेत्र में यहाँ की स्टैंपिंग बड़ी तगड़ी है, बहुत जबरदस्त पहचान है। आपने जैसे कहा कि पत्रकार के तौर पर, और मुझे लगता है कि जो मीडिया है, जो पत्रकार हैं, वो उन चीजों को बहुत ठीक से नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये न समझ में आने वाली बात है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बंगाल जो आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा, बंगाल के ऊपर ठप्पा लगा दिया गया कि यहाँ हिंसा, दुष्कर्म, राजनीतिक तौर पर कुछ भी कर देना, किसी भी स्तर तक गिर जाना, ये पहचान बना दी गई। वो जो भद्र लोग है, वो बंगाल जिसको मैं बात कर रहा हूं कि कला, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, हर क्षेत्र में जो बहुत आगे था, जो औद्योगिक तौर पर बहुत आगे था, क्या उन लोगों को ये आगे आने की न इच्छा होती है? क्या वो ऐसा सोचते भी नहीं है? क्योंकि आपके साथ बहुत से ऐसे लोगों का, जिसको हम भद्र लोग बंगाल का कहते हैं, उनकी चर्चा, चिंता होती होगी। क्या उनको नहीं लगता कि बंगाल इस तरफ जा रहा है, ये तो बंगाल ही नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा? दुनिया का कोई विश्वविद्यालय नहीं है तो नामी है और वहां बंगाली माइंड नहीं है, कोई नहीं। नोबेल लॉरेट्स देखेंगे सब जाते हैं यहाँ पर। इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे, वी कैन बी प्राउड ऑफ। दुनिया ने उनके सोच को माना है, दुनिया ने उनकी इज्जत की है, पर
आज के दिन कलकत्ते का क्या हाल है हर्षवर्धन जी? मैं तो देख रहा हूं, यूथ इज नॉट इन वेस्ट बंगाल, इट हैज ड्रिफ्टेड। फैमिली की जो ह्यूमन कैपिटल है, गो टू एनी बंगाली फैमिली ऑल्सो, आई सैल्यूट मदर पुरुष, उनका बच्चा बंगाल में काम नहीं कर रहा है। ये कितनी भयानक स्थिति है। दिस फ्लाइट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सबसे बड़ा झटका तो मेरे को तब लगा, और आपको बता रहा हूं, सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्नल साहब आए, इंटेलिजेंट आदमी है। मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि एक्स सर्विसमैन की यहाँ संख्या क्या है। लाजमी प्रश्न है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन हमारे बहुत बड़ी धरोहर है, एंड वी कैन डिपेंड ऑन देम, वो डिसिप्लिन लोट है। उन्होंने कहा, राज्यपाल महोदय, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां एक्स सर्विसमैन 40% वापस नहीं आते, they prefer to live in some other state। अब ये जो पूरी पृष्ठभूमि जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक मूल कारण है लेटेस्ट सब्जेक्ट डेमोक्रेटिक आउटकम इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू डेमोग्राफिक इन्वेजन। और इस डेमोग्राफिक इन्वेजन में दो बातें बहुत गंभीर हो रही हैं। एक तो फ्लाइट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, particularly of young men outside the state, and two, जो मैंने बताया आर्म फोर्सेस का, वो भी 40% वापस नहीं आते हैं। इंडियन नेशन is finally very strong. It is time for us to nip this in the bud. We cannot allow anyone, including our chief minister, to violate constitution or rule of law. और मेरा निश्चित रूप से मानना है, and I am a person who commits himself in writing. I have written a letter to Chief Minister today itself, strongly telling her, time for her to fall in line, end it. उनका साइलेंस उनके कॉन्शियंस को हमेशा पीड़ित करेगा। बहुत सी बातों के ऊपर मैंने उनको देखा है, पूरे देश ने राम मंदिर को सराहा, तो निर्णय आया, इट ग्लाइडेड डाउन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का निर्णय आया, पूरे समाज ने सराहा, चुप्पी रखी। हर मामले में दोहरा रवैया। कोविड का मामला ले लो, गिव अस, वी विल बाई वैक्सीन्स, अखबार में ऐड आ गई है, फ्रंट पेज कवर कर लिया, ओके यू बाई, व्हाई डोंट यू गिव अस। ये मैं रोज देता हूं खेल। केंद्र की हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम आई, 2 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया। कमिश्नर्स की आती हैं, हैंडीकैप करते हैं। ये जो बीज उनके यहां घुस गया है, इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर, दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक अनदर नेशन। आज के दिन मैं कह रहा हूं, आपको दुखी मन से कह रहा हूं, आपको विश्व का और कोई भूभाग नहीं मिलेगा जहां लोग इतने ज्यादा आतंकित हैं, जहां उनकी फियर कोशेंट इतनी हाई है, जहां उद्योग में कोई बड़ा हो, प्रशासनिक में बड़ा हो, रिटायर्ड फौजी अफसर हो, नीचे तक कांप जाता है यदि अगर उनकी नजर थोड़ी टेढ़ी होगी तो। दिस काइंड ऑफ माफिया राज कैन नॉट बी अलाउड टू प्रोस्पर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और ये मैं बहुत अंडरस्टेटमेंट कर रहा हूं। I have no doubt about it. Things will change and they shall change and they will be made to change. आपने जो बहुत विस्तार से ये बातें बताई, और मैं सिर्फ आखिरी प्रश्न आपसे लूंगा और इसके बाद ये चर्चा हम इसको यहीं विराम देंगे। हालांकि आपके साथ जो बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है
कि आप जिस तरह से वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को निभा रहे हैं, ये देश को सचमुच देखना चाहिए। और कई बार जब हम ये चर्चा करते हैं कि क्या राजभवन में राज्यपाल का मतलब सिर्फ रबर स्टैंप है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसी ड्यूटी है क्या, कोई पावर्स हैं क्या, कौन सी लिमिटेशंस है, कौन सी लाइन है, लेकिन आपसे हुई अभी तक की बातचीत सर्वोच्च न्यायालय में बंगाल में बेहद भयावह जिन स्थितियों से गुजरे बंगाल के लोगों की जो दशा, और अभी जो आपने बताया, अगर 40% बंगाली मानुष अपनी मां और माटी को छोड़कर चला जा रहा है, अगर राज्य के लोगों को सर्विसमैन वापस नहीं आए, 40% एक्स सर्विसमैन जी जी, और उसके अलावा जो नौजवान है वो भी लगता है उसको कि बंगाल वापस नहीं आना है। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ दुष्कर्म की खबरें आती हैं। हिंदुस्तान में हिंदू होना एक राज्य में गुनाह हो गया हो, राजनीतिक प्रक्रिया करना है तो एक तय पार्टी के साथ करना है, नहीं तो आपकी जान माल परिवार प्रतिष्ठा सबको खतरा है। तो क्या राज्यपाल महोदय ये नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए? ये मेरा आखिरी प्रश्न है। मैंने पहले भी कहा हर्षवर्धन जी, इन चीजों की सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। मैं तो इतना कहूंगा कि जो भी सत्ता में है, संवैधानिक पदों पर है, वो पूरी तरह सजग है और निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुरूप कार्य चले, ये उनकी जिम्मेवारी है एंड दैट विल बी परफॉर्म्ड। कौन क्या कदम उठाएगा, राज्यपाल इसमें क्या करेगा, I will refrain from making any reflection on this on a public platform. But ultimately, I will beseech you with folded hands. I will pray everyone कि डेमोक्रेसी का सर्वाइवल आम नागरिक की सजगता से है। डेमोक्रेसी का सर्वाइवल आम नागरिक यदि अगर अत्याचार को बर्दाश्त करेगा और उसको रजिस्ट नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में थोड़ा बदलाव इस दृष्टि में मैं देख रहा हूं, वो मेरे लिए एक अच्छी किरण है, a ray of hope, and I am sure आपने जो पूछा है, फोर्थ स्टेट को मैं बहुत अनुरोध कर चुका हूं, आपके माध्यम से फिर करूंगा, प्लीज डू नॉट ओवरलुक सच alarmingly worrisome scenario in state of West Bengal. Overlooking it will mean we are overlooking integrity, security, and stability of the country. This is a state, a frontline state, a state having international borders. We cannot allow demographic variations of that nature that eat into our democratic fabric and tarnish it forever. ये मेरा आपसे प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। आपने प्रताप गौरव केंद्र के राष्ट्रीय विमर्श की इस कोशिश को आगे बढ़ाया, और धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से आपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, संवैधानिक लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते हुए राज्य के लोगों के हित के लिए, लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए जो प्रयास किया है, और उसको आप जिस तरह से लोगों के सामने उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में सराहनीय है। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पूरे प्रताप गौरव केंद्र और जो भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति है, उनके सभी पदाधिकारियों, सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।